नमस्कार। आज का यह वीडियो आपको पॉल्यूशन और उसके इम्पैक्ट, उसके प्रभाव के संदर्भ में प्रस्तुत किया जा रहा है। इसके पहले हमने परिस्थिति तंत्र के तहत बहुत सारे शब्दों को परिभाषित हमने किया था और उसका अच्छा वीडियो डाला गया था, तो आप उसे ज़रूर देख लें। उसी क्रम में यह वीडियो भी डाला जा रहा है। अभी कल जो वीडियो डाला गया था उसमें पारिस्थितिकी असंतुलन तो बोला ही गया था, लेकिन जो प्रदूषण, पर्यावरणीय प्रदूषण है, उसका हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, थोड़ा इसके बारे में बोलेंगे। हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। हमारे स्वास्थ्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है उसके बारे में बोलेंगे। जैसे कि किसका प्रभाव प्रदूषण से, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, इसका क्या प्रभाव है, कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या प्रभाव है। बहुत बड़े प्रदूषक हैं, मतलब वायु में तो ये सबसे बड़े प्रदूषक माने जाते हैं। इसके बाद आर्सेनिक है, कैडमियम, क्रोमियम, मरकरी या पारा, सीसा, नाइट्रेट, फ्लोराइड, यूरेनियम, इनका मानव शरीर पर, मानव स्वास्थ्य पर क्या बुरा प्रभाव पड़ रहा है, संक्षिप्त जानकारी इस संदर्भ में दी जाएगी। जानकारी शुरू करने से पहले हम चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, लेकिन इसके पहले के भी वीडियो आप जरूर देखें, अच्छी जानकारी दी गई है। तो हम शुरू करते हैं। जैसा कि आज सामान्य अवधारणा है, 6th से बच्चे ही बता देंगे कि वायु प्रदूषण क्या है, जल प्रदूषण क्या है, स्थल, ध्वनि, अब तो प्रकाश प्रदूषण भी है। तो क्या है, कैसे है, इस संदर्भ में अब वो ट्रेडिशनल जो जानकारी है उनके बारे में हम बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन ऐसे समझते हैं कि जो वायु प्रदूषण है, वायु प्रदूषण में सबसे अधिक साधारण जिस प्रदूषक का बढ़ गया है या बढ़ रहा है वह है कार्बन मोनोऑक्साइड। इसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड। तो इस 3 पर थोड़ा ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसके बाद स्थल प्रदूषण में बहुत सारे प्रदूषक, मानव अपशिष्ट या कृषि में उर्वरक, खास करके यूरिया का बढ़ता प्रयोग और नाइट्रेट उर्वरक जो हैं। इसके बाद कीटनाशक, इनसे धरती पर, या ऐसे कहेंगे कि अवशिष्ट, नगर अवशिष्ट, गांव के अवशिष्ट जो हैं, उनसे धरती पर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं, जल भी दूषित हो जा रहा है। तो इनके कुछ रसायन, जो हानिकारक रसायन हैं, उनके बारे में थोड़ी सी यहाँ चर्चा की जाएगी। तो स्थल, जल, इनसे संबंधित जो कई हानिकारक रसायन हैं उनके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण अब किन किन स्रोतों से वायु प्रदूषण है? सबसे बड़ा स्रोत तो जो जीवाश्म ईंधन जलाया जा रहा है उनसे, खास करके कोयला, ये गैसें हैं तमाम, इनका जो उपयोग करते हैं। कोयला, लकड़ी, इसका सबसे बड़ा स्रोत है, और जो वाहन से जो निकलने वाले ईंधन हैं उनसे। तो वायु प्रदूषण का ये बहुत बड़ा स्रोत है। उद्योग भी है। तो इनसे भारी प्रदूषण बढ़ रहा है वायुमंडल का। अब कुल मिला के जो गैस हैं जिनका सांद्रण बढ़ गया है वो हमने आपको गिना दिया कि उनमें कार्बन मोनोऑक्साइड, इनमें SO2, NO2 और भी गैसें हैं, लेकिन हम इन 3 के बारे में थोड़ा यहाँ चर्चा करना चाहेंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड एक ऐसा रसायन है, एक ऐसा विशेष रसायन है जो हमारे हीमोग्लोबिन से सीधा चिपक जाता है या सीधा उससे जुड़ जाता है, और उसकी हीमोग्लोबिन के प्रति यह अफिनिटी ऑक्सीजन के मुकाबले 200 या इससे भी अधिक, 200 गुना से भी ज़्यादा अधिक होती है। तो अब जिस वातावरण में, अब आज तो सर्वत्र प्रदूषण है, नगर में तो और ज़्यादा और अधिक प्रदूषण है, जहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होगी वहाँ सांस लेने में तकलीफ तो होगी, हम शुद्ध ऑक्सीजन प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो इससे श्वसन संबंधी समस्याएं आ जा रही हैं, हम सांस ठीक से नहीं ले पा रहे हैं, और श्वसन संबंधी इतनी कॉम्प्लिकेशंस कि इसके इतने बुरे परिणाम कि आज बहुत सारे आंकड़े आ रहे हैं कि एयर पोल्यूशन की वजह से मौतों का आंकड़ा दुनिया में बढ़ता ही जा रहा है। अब इसी तरह से SO2 और NO2 ये भी हमारे रुधिर में पहुंच के हीमोग्लोबिन से इनकी भी अफिनिटी बढ़ जाती है, लेकिन वो रुधिर में पहुंचने से पहले, श्वसन तंत्र में पहुंचने से पहले ही ये हमारे शारीरिक विकार को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। खास करके SO2 तो हमारी आँख के किनारे जलन, ओठ पे जलन, नाक में जलन, पूरे चेहरे पे जलन, गले पे जलन, इससे बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है। अब अभी कल के वीडियो में हमने कहा था कि जो धूम्र कोहरा है, धूम्र कोहरे में SO2 ही है, उससे सल्फर हमको भारी नुकसान पहुंचा रहा है। लगभग NO2 भी यही करता है। NO2 इतना खतरनाक है कि मतलब अगर इसको स्वतंत्र छोड़ दिया जाए और इसका उत्सर्जन और अगर बढ़ जाता है तो ये हमारे स्वतंत्र तंत्र के साथ साथ भूमि में
इसकी वजह से जो नाइट्रेट अमोनिया बन जा रहे हैं, अमोनिया का स्रोत तो हो ही जाएगा ये, उनसे बहुत भारी नुकसान हो रहा है। और अमोनिया, ये नाइट्रेट जमीन में जाके वो तमाम और फॉर्म में बदल जाता है और अंततः फसलों के माध्यम से वो मानव शरीर में आता है, फसल उत्पादन के माध्यम से, और बच्चों में ब्लू बेबी सिंड्रोम इसकी वजह से हो जा रहा है। अब इसके बाद हम आते हैं, बहुत सारे तत्व और हैं, जैसे कि आर्सेनिक है। आर्सेनिक इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड, हर्बिसाइड जो हम डालते हैं उनमें पाया जाता है। यह हमारे श्वसन तंत्र, इंटरनल रिस्पिरेशन यानी क्रेब चक्र को या ऑक्सी श्वसन को ये बुरी तरह प्रभावित करता है। उसको साइट्रिक चक्र भी कहते हैं, उसको ये बुरी तरह प्रभावित करता है। इससे मानसिक रोग बढ़ता है और ये कैंसर कारक भी है। और इससे जो है ये ब्लैक फुट रोग, पैर में ऐसे हल्का सा काला काला धब्बे जैसा बन जाता है, ब्लैक फुट रोग भी होता है। तो आप समझ सकते हैं कि आर्सेनिक कितना खतरनाक है। यह जल में भी घुला हुआ है, चारों तरफ प्रदूषण इतना बढ़ गया है कि लीच करके ये भूमिगत हो जा रहा है और जल में इसकी मात्रा पाई जा रही है। अभी यहाँ से हम बिहार और पश्चिम बंगाल या पूर्वोत्तर के क्षेत्र में जाएं तो जल में आर्सेनिक की मात्रा मिल रही है। इधर पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार या कुछ पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इस क्षेत्र में जल में फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा मिल रही है। यह फ्लोराइड हमारे दांत को भारी नुकसान पहुंचा रहा है, हमारे मसूड़ों को नुकसान पहुंचा रहा है। अगर हम पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के आसपास के जल का परीक्षण करें तो इसमें यूरेनियम की मात्रा बढ़ गई है। यूरेनियम से निश्चित रूप से हमारे डीएनए तक हमारा जीनी तंत्र भी प्रभावित हो रहा है। अब इस पर रिसर्च चल रहा है कि कितना प्रभावित कर रहा है, कैसे कर रहा है, लेकिन ये रेडियो एक्टिव पदार्थ है तो निश्चित रूप से ये नुकसान तो पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा, जीनी स्तर पर नुकसान पहुंचाएगा। आर्सेनिक के बाद कैडमियम के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। यह बैटरी, सिगरेट के धुआं, प्लास्टिक, ठोस अपशिष्ट, इनमें पाया जा रहा है। और यह जाने अनजाने या हमारे पूरे शारीरिक प्रणाली में पहुंच जा रहा है। खास करके जो मजदूर वर्ग हैं, जो ऐसे बनी बस्तियों में रहते हैं और थोड़ा सा ऐसे क्षेत्र से थोड़ा सा उनका संपर्क हो जाता है, उनमें भी यह प्रॉब्लम आ जा रही है। इसकी वजह से जो प्रॉब्लम है मुख्य रूप से लीवर और किडनी ये खराब करता है। तो हमने आपको बताया आर्सेनिक हमारे क्रेब चक्र को, साइट्रिक एसिड चक्र को प्रभावित करता है, उससे मानसिक रोग और ब्लैकफुट रोग होता है। तो कैडमियम से निश्चित रूप से लीवर और किडनी प्रभावित होता है। इससे जो रोग होता है उसको सामान्य भाषा में हम इटाई रोग कहते हैं। तो कैडमियम की वजह से जो रोग हो रहा है उसको इटाई रोग। इसके बाद क्रोमियम का स्रोत है खमीर, अनाज, मक्का, सामान्य स्रोत है, लेकिन होता तो है क्रोमियम। लेकिन क्रोमियम एक ऐसा तत्व है जो ऐसे पहुंच तो जा रहा है, इसके हानिकारक प्रभाव, ये इससे थोड़ी एलर्जी होती है, लेकिन इसके कुछ सकारात्मक प्रभाव भी हैं शरीर में। इससे शारीरिक एलर्जी होती है, लेकिन ये हमारे ब्लड में शुगर का लेवल नियंत्रित करता है। यह इंसुलिन के स्रावण, इंसुलिन के बनने पर में ये निश्चित रूप से दखल देता है और इसकी मात्रा से इंसुलिन का स्रावण रेगुलर बना रहता है। तो निश्चित रूप से ये ब्लड में शुगर को के लेवल के कंट्रोल करने में ये एक तरफ से आवश्यक भी है, लेकिन इससे एलर्जी होती है शरीर में। अब इसके बाद मरकरी पारा बहुत खतरनाक रसायन है और ये निश्चित रूप से ये ट्यूब में पारा गैस ही भरी जाती है। इसके बाद थर्मोस्टेट, स्क्रैप, ज्वालामुखी उद्गार हो रहा है, इससे वायुमंडल में पहुंच जाता है और जाने अनजाने ये हमारे श्वास तंत्र के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है। श्वास तंत्र के भी माध्यम से जा सकता है, भोजन के माध्यम से भी जा सकता है। यह हमारे मस्तिष्क या हमारे तंत्रिका तंत्र को बुरी तरह प्रभावित करता है। यह एक ऐसा रसायन है जिसकी वजह से जापान में भयंकर तबाही मची थी और मिनीमाता में, तो इसको मिनीमाता, इससे जो होने वाला रोग है इसकी वजह से उसको मिनीमाता रोग कहा गया था। बहुत से वहाँ के नागरिकों की मृत्यु भी हो गई थी इससे। तो ये मिनीमाता का ये बहुत बड़ा ये कारण है, इसकी वजह से मिनीमाता या हम कहेंगे तंत्रिका संबंधी विकार आ जाते हैं। इसके बाद सीसा लेड तो आम एक प्रदूषक है, देखने में लगता है कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन है। पहले कभी ये पेट्रोल डीजल में भी भारी मात्रा में इसका उत्सर्जन होता था, अब काफ़ी कम कर दिया गया है। यूरो मानक और BS-4-6 मानक अपनाने से इसकी मात्रा पर तो नियंत्रण हो गया है, लेकिन ये बहुत से माध्यमों से ये हमारे शरीर में पहुंच जा रहा है। इसके स्रोत में आज भी पेंट, गैसोलीन तो है ही, पेंट हैं और सौंदर्य प्रसाधनों में इसका प्रयोग तो किया ही जाता है। तो सौंदर्य प्रसाधन में इसके स्रोत हैं। पानी में कहीं पानी में भी इस लेड की मात्रा ज़्यादा अधिक पाई जा रही है, खास करके ऐसे नगरों के आसपास जहां ऐसे अवशिष्ट जिनका निस्तारण सही नहीं होता है, तो लीचिंग इनके अंदर हो जाती है और पानी के माध्यम से पहुंच जाते हैं।
तो यह शीशा, जैसा कि हमने आपको बताया, इसका स्रोत गैसोलीन, पेंट, स्वयं पानी है और सौंदर्य प्रसाधन सामग्रियां हैं, तो इनमें पाया जाता है। इसकी वजह से हमारे नर्वस सिस्टम को भारी नुकसान पहुंचता है। यह हमारी तमाम इंजाइमेटिक क्रिया को भी प्रभावित करता है। इसके बाद नाइट्रेट, अभी हमने आपको पहले भी बताया था, इससे ब्लू बेबी सिंड्रोम बड़ा घातक रोग है। और फ्लोराइड के बारे में हमने आपको बताया ही, फिर यूरेनियम के बारे में हमने आपको बता दिया। अब ये कुछ ऐसे रसायन हैं, हानिकारक रसायन, जो हमको बुरी तरह से प्रभावित करते हैं और इससे तमाम शारीरिक विकार हो जाते हैं। और एयर पोल्यूशन से तो आज दुनिया में मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, इसके संदर्भ में नए नए आंकड़े आ रहे हैं, तो उस डिटेल में हम नहीं जाना चाहते हैं। आज का वीडियो बस इतने पे रोका जा रहा है, शेष अगले वीडियो में जरूर दिया जाएगा।